तो दोस्तों मैंने ये बताया कि आपको एआईएफ ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि एआईएफ जो होता है ये इंडिया में 3 तरीके से होती हैं। एआईएफ 3 कैटेगरी हैं एआईएफ की, जिसमें पहली कैटेगरी है एआईएफ 1, एआईएफ 2 सेकंड है, एआईएफ 3 थर्ड है। तो एआईएफ 1 जो होती है, एआईएफ 1 मतलब सेबी ने एक कैटेगराइज करा कि अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग वकील बनाने का एक अलग, और उनके लिए थोड़े अलग अलग कानून भी बनाए गए, उनकी ऑपरेशन से रिलेटेड या उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या उनके लिवरेज यानी कि लोन ले सकते हैं उससे संबंधित। तो अलग अलग थोड़े से कानून बनाए गए, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो अब बात करते हैं एआईएफ 1 की। तो आप जैसे सुनते होंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो ऐसे फंड हैं उनको एआईएफ 1 की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कैटेगरी 1 फंड है वो ज़्यादातर स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, कि एक छोटे इन्वेस्टमेंट में सीड इन्वेस्टमेंट के रूप में जो एंजल लगाता है। एंजल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो छोटे पैसे लगाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उसके बाद फिर जो वीसी फंड आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड आता है, मतलब स्पेशली जो पेवर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में और स्टार्टअप में जो पैसा लगाते हैं, तो उनको एआईएफ कैटेगरी 1 के दायरे में रखा गया। अब जो एक दूसरी कैटेगरी है एआईएफ 3, एआईएफ 2 की बात मैं बाद में करूँगा, बिकॉज कि वो एक तरह से कह सकते हो रिजल्टरी कैटेगरी है। तो कैटेगरी 3 जो है, कैटेगरी 3 में उसको टेक्निकली बाहर के देशों में उसको हेज फंड बोलते हैं और इंडिया में उसको कैटेगरी 3 बोलते हैं। तो कैटेगरी 3 जो होती है वो स्पेशली बनाई गई है शेयर मार्केट के लिए, यानी कि ट्रेडर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके किसी भी इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करके वो पैसा बनाते हैं, उनको बोलते हैं हेज फंड। तो ये लोग का इनका जो मेन उसमें जो जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन जो होता है, डेरिवेटिव होती है, या जो हेजिंग करने के जो इंस्ट्रूमेंट, इसको टेक्निकली ये हेजिंग करने के इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, जो फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जो शेयर ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स से पैसा कमाने के लिए जो एक व्हीकल रिकमेंड की गई सेबी द्वारा, उसको कैटेगरी 3 व्हीकल बोलते हैं। यानी कि उसमें पब्लिक से पैसा लेके और उसको शेयर मार्केट में लगाना या डेरिवेटिव में लगाना है, उससे ट्रेडिंग करना, उससे पैसे कमा के अपने इन्वेस्टर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए कैटेगरी 3 है। अब जो इन दोनों में नहीं आता है, एक तरह से एलोकेटेड है इन दोनों के लिए, बाकी जो बच जाती हैं वो, यानी कि जो बाकी बैलेंस एवेन्यू बचे, वो कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 2 में जैसे कि ज़्यादातर कैटेगरी 2 की बात करेंगे तो ज़्यादातर इसमें जो रियल इस्टेट वाले प्लेयर हैं वो ज़्यादातर कैटेगरी 2 बनाते हैं। तो कैटेगरी 2 में ये कैटेगरी 2 में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड किया गया है जिसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जैसे कि डिवेंचर, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल डिवेंचर या नॉर्मल डिवेंचर। तो जो डिवेंचर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, नॉट लोन, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैटेगरी 2 के द्वारा की जा सकती है। कैटेगरी 2 स्पेशली रियल इस्टेट्स के जो प्लेयर हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और किसी भी जो रियल इस्टेट के कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें वो फंड से पैसा डाल के वहाँ से एक परपेचुअल कैश फ्लो या क्वार्टरली, मंथली या ईयरली कैश फ्लो उनको ब्याज के रूप में आता है, और बाकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन जो उनकी होती है उनकी एनएवी में वो एक अलग है। तो उसके लिए कैटेगरी 2 में बनाया गया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 तरीके से 3 कैटेगरी में बांटे गए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 हम जानते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें कहाँ ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी 1 वाले स्टार्टअप में, कैटेगरी 2 वाले मोटा मोटा डेब्ट फंड में, रियल इस्टेट कह सकते हो, या ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे परपेचुअल कैश फ्लो या रिटर्न आ सकती हो, और तीसरा जो है कैटेगरी 3 हेज फंड, जिसमें जो डेरिवेटिव या हेजिंग के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाया जाता है। तो वहाँ पे ये 3 कैटेगरियाँ होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये एआईएफ रजिस्ट्रेशन लेने का, अगर एआईएफ का जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो अब हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं। तो कैटेगरी 1 जो एआईएफ है तो वो स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया, तो उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई। जैसे एंजल फंड जो है, एंजल फंड में जो इसको बनाने के जो तरीके, जो एक तरह से कुछ सहूलियत सरकार ने इसमें सेबी ने दी हुई है कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 और 3 का अलग है, बट कैटेगरी 1 में थोड़ी सी सहूलियत है बहुत सारी चीज़ों में।
तो अब मैं पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि AIF का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे AIF मतलब एक इसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलो या जो स्ट्रक्चर ये चलता कैसे। तो पूरी AIF के यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के आप अगर बोलोगे तो इसमें लगभग 4 पिलर होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो सबसे पहला आपका हो गया इन्वेस्टर, यानी कि जो इक्विटी जो अपनी यूनिट खरीदेगा या उसमें जो पैसे जो लगाएगा उसको इन्वेस्टर बोलेंगे। दूसरा हो गया फंड मैनेजर, जो उसके जो पूरा ये पूल ऑफ फंड होगा उसको जो मैनेज करेगा, यानी कि जो उस पैसे से पैसे कमाएगा या कमाने में जो सहायता करेगा, जो उसका मैकेनिज्म पूरी मशीनरी को चलाएगा, उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। तीसरा है इसमें आपका स्पॉन्सर, जो कि क्या कहते हैं व्हीकल को या पूरे बिजनेस को स्पॉन्सर करता है, यानी कि इनिशिएट लेता है, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। और चौथा हो गया फंड यानी कि जिसमें जो पूल ऑफ फंड का जो स्ट्रक्चर होगा उसको फंड बोलते हैं। तो जब ये जो फंड होता है ये नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये वैसे तो फंड LLP भी बन सकती है या बन सकती है, बट नॉर्मल जो स्ट्रक्चर इसमें है वो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ट्रस्ट में कंप्लायंसेस थोड़ी सी कम होती है। यानी कि जो एक जो फंड का जो पूल होता है, तो पूल किसी भी तरह से स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है, बट नॉर्मली जो प्रेफरेबल टूल है वो बनाने का वो ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को एक वो पूल बनता है जिसमें इन्वेस्टर जो है सारा अपना इन्वेस्ट करते हैं और उनको उस जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में उनको यूनिट अलॉट होती है। अब जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर की ड्यूटी ये होती है कि पूरे जो व्हीकल को बनाना है या फंड मैनेजर को लाना है या जो इनिशियल जो खर्चे होने हैं या जो इसको स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा होना है वो स्पॉन्सर बियर करता है। तो नॉर्मली जो स्पॉन्सर और फंड मैनेजर नॉर्मली दोनों एक ही होते हैं, यानी कि जो स्पॉन्सर होता है वही फंड मैनेजर होता है, यानी कि वो पैसे को जो मैनेज करता है, जिसको उसका एक्सपीरियंस होता है कि ये पैसे कैसे कमाया जाए, जिसके फेस वैल्यू पे और जिसके एक्सपीरियंस पे वो बाकी इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है वो फंड का वो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट नॉर्मली ट्रस्ट होता है और स्पॉन्सर उसमें पैसे लगाता है। फंड मैनेजर उसको जो है जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो उसको फंड मैनेज करते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्टर जो पैसे लगाता है उसको जितने पैसे लगाता है उसके बेस पे उसको यूनिट अलॉट हो जाती है। लाइक ए म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वैसे इसमें AIF में भी पैसा इन्वेस्टर पैसा लगाता है, उसको उसकी रेशियो में उसको यूनिट अलॉट हो जाती है और जिस हिसाब से कमाई होती है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है या उसके यूनिट का जो वैल्यू है वो बढ़ती है। मतलब शुरू में जो 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट होती है 100 रुपये का वैल्यू होगा, उसके बाद जिस हिसाब से उसमें प्रॉफिट आता रहेगा या उसमें जो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा या जो उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो वो उसके कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहेगा या वैल्यू बढ़ती रहेगी उसकी यूनिट्स की, जो कि सेकेंडरी मार्केट में सेकेंडरी खरीद सकता है या उसका बाद में रिडीम होगा। तो ये मोटा एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि मतलब ऐसा चलता है। तो अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर की, तो इसमें एक AIF में लगभग 1000 एक स्कीम में, मतलब जो एक फंड होता है वो अपनी स्कीम लॉन्च कर सकता है। तो अलग अलग स्कीमें लॉन्च की जा सकती हैं अलग अलग नाम से, जैसे म्यूचुअल फंड में स्कीम लॉन्च होती है वैसे AIF में भी स्कीम लॉन्च होती है। तो उस स्कीम में एक स्कीम में 1000 इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा सकता है। 1000 इन्वेस्टर आने के बाद उसको नई स्कीम फंड को एक नई स्कीम लॉन्च करनी होती है, तो उसमें अलग सेट ऑफ इन्वेस्टर आते। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया और ये तो अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आगे हम बात करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट क्या होती है इसको जो रजिस्ट्रेशन की। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा जो बिल्ड स्पॉन्सर और फंड मैनेजर पे होता है, तो उन्हीं के लिए ही ज़्यादातर कंडीशनें जो लगाई गई। कंडीशन क्या कि उनकी जो स्पॉन्सर की नेटवर्थ जो है वो, जैसे अगर एंजल फंड की बात करेंगे तो उसमें लगभग 50 लाख रुपए, और AIF कैट 2 की बात करेंगे तो वो फंड साइज पे डिपेंड करता है। AIF 2 या 3 की बात करेंगे तो उसमें एक तो फंड साइज पे, यानी कि जितनी बड़ी स्कीम ला रहे हैं उसके पे एक सर्टेन रेशियो पे होता है, बट मिनिमम आपको 2 करोड़ रुपए तो आपको चाहिए, 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए चाहिए स्कीम लॉन्च करने के लिए। तो एक तो आपका जो ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया हो गया। दूसरा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो फंड मैनेजर जो आ रहा है उसको फंड मैनेजर को फंड मैनेजमेंट करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी रिसेंट में एक नया रूल आ गया है जिसमें कि NISM सबका सर्टिफिकेट लेना होगा, जो फंड मैनेजर जो मैनेज करेगा, यानी कि एक की जो KMP होगा उसके पास एक NISM का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस पहले एक्सपीरियंस पे चल जाता था, बट अभी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो एक नेटवर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या NISM का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये 2 रिक्वायरमेंट मस्ट हैं, ये दोनों होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि इसमें जो गवर्नमेंट की फ़ीस जाती है, गवर्नमेंट की जो फ़ीस जाती है वो लगभग कैटेगरी 1 में 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी, और इसमें एक पीपीएम होता है। पीपीएम जिसको बोलते हैं कि एक तरह से जैसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है तो उसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव होता है। तो इसमें जब प्राइवेट प्लेसमेंट है, चूँकि पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, पीपीएम जिसको बोलते हैं। तो एक पीपीएम का फ़ीस अलग जाता है। तो पीपीएम की फ़ीस जाती है 1 लाख रुपये प्लस जीएसटी, और फंड की फ़ीस जाती है रजिस्ट्रेशन की 5 लाख प्लस जीएसटी। तो टोटल कैटेगरी 1 की बात करेंगे तो 6 लाख प्लस जीएसटी। इसी तरह से कैट 2 की बात करेंगे तो कैट 2 में 1 लाख प्लस जीएसटी पीपीएम का। तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, यानी कि जो फ़ीस जाती है वो कितनी जाती है। तो इसमें एक तो फंड का रजिस्ट्रेशन होता है और एक पीपीएम का फ़ीस जाती है, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम। जस्ट लाइक कि जब आईपीओ आता है या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है तो उसमें डीआरएसपी जाता है, जिसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जो पब्लिक ऑफरिंग के लिए जाता है। बट लेकिन इसमें एआईएफ में, चूँकि एआईएफ एक क्लोज कम्युनिटी के लिए होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया जाता है, तो इसमें एक प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम जस्ट लाइक आईपीओ का डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी तरह, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट सीख करना है, अभी आपको पैसा लेना है आपके अपने इन्वेस्टर से, अपने यूनिट होल्डर से, तो आपको एक प्लान बताना होता है कि हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे, और ये इसमें जो आपस में जो शेयरिंग होगा इन्वेस्टमेंट का, जो आरओआई आएगा उसका शेयरिंग कैसे होगा, फंड मैनेजर को कितना मिलेगा, कितना खर्चा अलॉट होगा। मतलब एक तरह से जो आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम का, जो एक स्कीम लॉन्च होती है, उस स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पीपीएम के थ्रू ही होता है, यानी कि वो जो स्कीम का वाइबल होता है वो पीपीएम होता है। तो अब जब पीपीएम का एक रजिस्ट्रेशन हो गया, एक जो है आपका फंड का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब इसमें जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 चूँकि स्टार्टअप्स के लिए है तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा छूट दिया हुआ है, रिलैक्सेशन है, जिसमें टोटल जो फीस है वो 5 लाख रुपये प्लस जीएसटी आपका फंड का फीस है, और 1 लाख रुपये प्लस जीएसटी आपका पीपीएम का फीस हो गया, यानी कि 6 लाख प्लस जीएसटी आपका कैटेगरी 1 का रजिस्ट्रेशन का फीस हो गया। और कैटेगरी 2 का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 10 लाख प्लस जीएसटी फंड का, और 1 लाख प्लस जीएसटी पीपीएम का, यानी कि 11 लाख प्लस जीएसटी, और इसी तरह से हेज फंड का 16 लाख प्लस जीएसटी का गवर्नमेंट का फीस इसमें जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एआईएफ बनाने का जो उसमें 4 कंपोनेंट, 4 पिलर की ज़रूरत है, यानी कि एक तो स्पॉन्सर, फंड मैनेजर, और जो इन्वेस्टर होंगे, और जो है एक ट्रस्टी होगा। तो ये लगभग 4 कंपोनेंट आपको चाहिए। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका वो स्पॉन्सर और फंड मैनेजर ही प्ले करते हैं, वही फंड को मैनेज करते हैं, वही इन्वेस्टर्स के लिए पीपीएम की तैयारी करते हैं, पूरा स्कीम बनाते हैं, उसके बेस पे लोग पैसा लगाते हैं। तो अब इसमें दोस्तों एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो स्कीम लॉन्च होती है, वो जो स्कीम लॉन्च होगी वो मिनिमम 20 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च होती है। तो यानी कि अगर आप बात करेंगे तो इसमें कोई छोटा इन्वेस्टर नहीं आ सकता है। उसमें मिनिमम आपको जो इन्वेस्टर से जो कमिटमेंट लेनी होती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको रेज करना होता है स्कीम में, वो लगभग 1 करोड़ रुपया मिनिमम आपको रेज करना होता है। यानी कि अगर मतलब आप 20 करोड़ की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो आपको 20 लोग चाहिए, तो यानी कि 20 करोड़ रुपया आप लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपये पर पर्सन चाहिए। ये स्कीम आप वैसे 200 करोड़ 500 करोड़ जितने की भी लॉन्च करना जितना कर सकते हैं, और चाहो तो एक आदमी 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपये लगा सकता है, या 20 करोड़ रुपये लगा सकता है। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट जो मेजर ये है कि आपको 20 करोड़ की स्कीम लॉन्च करनी होगी, और मिनिमम उसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ रुपए की एक आदमी से आपको कमिटमेंट लेना होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने एआईएफ के बारे में बताया, कि कैटेगरी बताया, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बताया, फीस बताया। तो आपको अगर लगता है कि एआईएफ से संबंधित और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से जो भी जानकारी होगी आपको मुहैया कराऊंगा। धन्यवाद।